हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, अगर आप आर ओ यूपी पीसीएस 2020 बीपीएससी अभी छात्रवृत्ति परीक्षा का विज्ञापन जारी हो रहा है और इसकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में होगी। साथ ही साथ अगर आप लेखपाल भर्ती, एसएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे इस सीरीज से आप। तो ये जनरल स्टडी यानी कि जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। तो 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उसके पहले अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? आपने देखा होगा कि जो भारतीय रुपया होता है उसको इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है। तो ये जो चिन्ह है वो मतलब कि क्या है, इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो याद रखिएगा यह रोमन और देवनागरी लिपि पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रोमन और देवनागरी लिपि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं की गई है? एक्चुअली में ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आपको जरूर पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दूंगा। देखिए, एग्जाम्स में जो प्रश्न सरल होते हैं उसमें अगर आप गलती कर जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाती है, आप तुरंत ही मेरिट से आप बाहर हो जाते हैं। तो जो प्रश्न सरल हो उनको बिल्कुल भी गलत आपको एग्जाम में करके नहीं आना है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में जान लीजिए आप कि योजना आयोग की जो मतलब स्थापना की गई थी वो नियोगी समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि नियोगी समिति बनाई गई थी और उसी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो सही जवाब है इसका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और यह एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में है। ठीक है, फिलहाल योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। तो ये भी आप जानते होंगे 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग जो है काम कर रहा है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण यह उपबंध किसमें है? तो भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूलाधिकार या फिर भारत के संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं? नहीं। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित मूल कर्तव्य और भारत के संविधान के अनुसरण में राष्ट्रपति का आदेश। अब यहाँ पर जो ए और सी है इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो याद कर लीजिए कि यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में यानी कि मूल कर्तव्य में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या चीज दी गई है? 7वीं अनुसूची किसके संबंध में है? तो याद रखिएगा कि जो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां आती हैं। ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभाएं और संघ मंत्रिपरिषद, 3 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। यानी कि विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और एक बात और भी याद रखना कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत में निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचक नामावलियां जो नेम लिस्ट होती है उसको तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी या फिर रिटर्निंग अधिकारी? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि निर्वाचन अधिकारी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था एवं निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के लिए
निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना आप कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये अगर सवाल आएगा तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रधानमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को ए, बी, सी और डी 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सी योग्यता को धारित करना होगा? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, आप देखिए। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद के किसी एक सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का, उसे सदस्य होना चाहिए। अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास में कौन सी समानता है? सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास, ये लोग क्या थे? ये लोग प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 8 क्वेश्चन का सही जवाब है। हमारी संसद में काम रोको प्रस्ताव का क्या अर्थ है? काम रोको प्रस्ताव का क्या अर्थ है हमारी संसद में? और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अत्यावश्यक लोक महत्व के निश्चित विषयों पर परिचर्चा होने देना, ये काम रोको प्रस्ताव का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसके बाद कूट दिया गया है, कूट के आधार पर सही जवाब आपको देना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पूरा स्थापन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही होता है, और संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट किया था और कब? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, और यह गिफ्ट कब किया था? 1866 में। तो ये भी याद रखना कि 1866 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? एलोरा गुफाओं के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपको कहां पर मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो अलग अलग गुफाएं हैं उसमें जो 12 गुफाएं हैं, 12, ठीक है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो ये भी आप याद रखना कि बौद्ध धर्म संबंधित 12 गुफाएं हैं। सबसे अधिक 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं। तो सबसे अधिक जो 17 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं। उसके बाद 5 गुफाएं और हैं। ये जो 5 गुफाएं हैं वो किसको समर्पित हैं? वो जैन धर्म को। तो वहां पर जाएंगे आप तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित आपको गुफाएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। भारत के किस शहर को उद्यान शहर कहा जाता है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज बेंगलुरु। और ये भी याद रखना कि बेंगलुरु को कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी, या फिर इसको जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहां पर मिलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनेगा नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नीलगिरी पर्वत। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के समीप हैं। ये नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, या फिर झेलम, सतलज और यमुना। सही जवाब इसका क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, इसका सही जवाब है। इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के समीप है। मानसरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास माना जाता है। और अगर आप वहां पर जाएंगे तो पश्चिम में रक्षा तल
झील भी है, ठीक है, रक्षातल झील। तो हिंदू धर्म में ये दोनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र माने गए हैं। अच्छा बताइए कि कोयली कहाँ पर है और ये क्यों बहुत अधिक मशहूर भी है? कोयली, सही जवाब है गुजरात में एक तेल शोधनशाला है। तो ये आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावर खाने किसके लिए जानी जाती हैं? जावर खाने, तो याद रखना कि जावर की जो खाने हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये है राजस्थान में, ठीक है, और ये जानी जाती है किसके लिए? जस्ते के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीचे दी गई कौन कौन सी नदियां हिमालय के पर्वतों से निकलती हैं? हिमालय के पर्वतों से निकलने वाली 3 नदियों के नाम आपको बताना है एक साथ। सही जवाब इसका सतलज, ब्यास और रावी, यानी कि ऑप्शन सी। पेनाइन यूरोप में, अपलेसियन अमेरिका में और अरावली भारत में, ये 3 पर्वत हैं। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा ये तीनों पर्वत जो हैं वो प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विश्व की लगभग 90% के बराबर वार्षिक मत्स्य आपूर्ति कहां से होती है? वार्षिक मत्स्य आपूर्ति तो ये होती है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको आप कहते हैं शेल्फ से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी नई जानकारी भी मिली होंगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ 2016 की परीक्षा या फिर एसएससी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस दीजिए, अपने जो नॉलेज को है उसको इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें और आईडी आपको मिल जाएगी। वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ईमेल आईडी है स्टडी विद ज्ञान और उसके बाद आपको क्या लगाना है @outlook.com। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें इस पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।